नमस्कार। नमस्कार। और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विलियन यानी सॉल्यूशंस की। हाँ, सॉल्यूशंस। ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब की चीज नहीं है। हमारी सुबह की चाय से लेकर खून में ऑक्सीजन घुलने तक ये हर जगह हैं। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और शरीर की अनगिनत प्रक्रियाएं इन पर ही तो टिकी हैं। आज की बातचीत के लिए हमने केमिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक के कुछ हिस्सों को देखा है। हाँ, और हमारा इरादा है इन विलियनों की कहानी को समझना। ये बनते कैसे हैं, इनमें कितनी चीजें घुली हैं, ये पता कैसे लगाते हैं और इनके कुछ खास गुण क्या हैं। वही गुण जो हमारी दुनिया को एक तरह से आकार देते हैं। हाँ, और कोशिश रहेगी कि जो जटिल बातें हैं उन्हें थोड़ा आसान बनाए। और स्रोतों में कुछ बड़े मजेदार उदाहरण भी मिले हैं। जैसे पानी में फ्लोराइड सिर्फ 1 ppm हो तो दांतों को बचाता है। सिर्फ 1 ppm? हाँ, पर 1.5 ppm से ज्यादा हो जाए तो नुकसान करता है, और बहुत ज्यादा मात्रा तो जहर है। अरे बाप रे। या बरबो धातुओं के मिश्रण जैसे पीतल या जर्मन सिल्वर, उनके गुण बस इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी धातु कितनी मिली है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विलियन होता क्या है, एकदम आसान शब्दों में। बहुत आसान। विलियन मतलब दो या ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण। समांगी मतलब कि पूरे मिश्रण में हर जगह बनावट और गुण एक जैसे होते हैं, एकदम यूनिफॉर्म। जैसे नमक को पानी में घोल दें तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज्यादा खारा है और नीचे कम। हर बूंद का स्वाद एक जैसा। अच्छा, और इसमें जो चीज ज्यादा होती है वो विलायक मतलब सॉल्वेंट। हाँ, जो ज्यादा मात्रा में है और जो तय करता है कि विलयन ठोस होगा, द्रव या गैस, वो विलायक, जैसे पानी। और जो कम मात्रा में घुलता है वो विलेय सॉल्यूट। हाँ, जैसे नमक। ठीक है, आज हम ज्यादातर बात करेंगे द्विअंगी विलयनों की, जिनमें बस एक विलायक और एक विलेय होता है। हाँ, समझने में आसानी रहती है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हवा, ये एक गैसीय विलयन है। नाइट्रोजन विलायक है, उसमें ऑक्सीजन और दूसरी गैसें घुली हैं। पानी में शराब घोल दें तो वो द्रव विलयन हो गया। और ठोस, गहनों वाला सोना, वो भी एक ठोस विलयन है। सोने में तांबा या चांदी मिलाते हैं ना। जरूरी बात बस ये है कि सब कुछ एकसार मिला हुआ हो। ठीक है, तो ये बन गया विलयन। अब ये पता कैसे लगाएं कि विलेय कितना है? मतलब सिर्फ गाढ़ा या पतला कहना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, खासकर जब हमें सटीक काम करना हो, जैसे लैब में या इंडस्ट्री में। हमें मात्रात्मक तरीके चाहिए, मतलब नाप तौल वाले। नाप तौल के तरीके? हाँ, कई तरीके हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, ये बताना कि कितना विलेय कितने विलायक या विलयन में मौजूद है। स्रोतों में कुछ आम तरीकों का जिक्र था, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत WW। हाँ, WW या आयतन प्रतिशत VV। ये बताते हैं कि कुल विलयन के वजन यानी द्रव्यमान या आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा विलेय है। जैसे आप बाजार से ब्लीचिंग सोल्यूशन लाते हैं, उस पर लिखा हो सकता है 3% WW सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखा होता है। एक और तरीका है पार्ट्स पर मिलियन यानी PPM। ये कब इस्तेमाल होता है? ये तब बहुत काम आता है जब विलेय बहुत ही कम मात्रा में हो। जैसे पानी में घुली ऑक्सीजन या हवा में जो प्रदूषक होते हैं ना, उनकी मात्रा PPM में नापते हैं। ये बताता है कि 10 लाख हिस्सों में से कितने हिस्से विलेय के हैं। 10 लाख में से? बहुत कम। हाँ, बहुत कम। अच्छा, केमिस्ट्री में अक्सर 3 तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं: मोलंश, मोलरता और मोललता। मोलंश, मोलरता, मोललता। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में बताएं। पहले मोलंश। मोलंश, जिसे X से दिखाते हैं, ये किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। मतलब एक फ्रैक्शन। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए 2 घटक हैं A और B, तो A का मोलंश होगा A के मोल प्लस B के मोल। और सबसे अच्छी बात यह है कि विलयन में जितने भी घटक हों, उन सब के मोल अंशों को जोड़ दें तो हमेशा 1 आएगा। अच्छा, ये तो आसान है। और इसका फायदा? ये विलयन के भौतिक गुणों जैसे वाष्प दाब वगैरह को समझने में बहुत मददगार है, जैसा हम आगे देखेंगे। ठीक है, और मोलारता, जिसे M से दिखाते हैं। मोलरता यानी मोलैरिटी बताती है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हैं। मोल प्रति लीटर विलयन। लैब में विलयन बनाते समय ये बहुत कॉमन है, क्योंकि फ्लास्क वगैरह से आयतन मापना आसान होता है। जैसे अगर मैं कहूं 1 M नमक का विलयन, तो उसका मतलब है 1 लीटर विलयन में ठीक 1 मोल NaCl घुरा हुआ है। समझ गया। और फिर है मोलारता, छोटा m
ये मोलारता से अलग कैसे है? ये बहुत जरूरी अंतर है। मोलालता m बताती है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हैं। 1 मिनट, प्रति किलोग्राम विलायक, विलियन नहीं? नहीं, विलायक। यही मुख्य अंतर है। मोलारता में हम कुल विलयन का आयतन देखते हैं, मोलालता में हम सिर्फ विलायक का द्रव्यमान देखते हैं। इसका क्या फायदा है? ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि मोलालता तापमान पर निर्भर नहीं करती। तापमान पर निर्भर नहीं करती? क्यों भला? क्योंकि मोललता द्रव्यमान पर आधारित है, विलेय के मोल और विलायक का किलोग्राम। और किसी चीज का द्रव्यमान तापमान बदलने से नहीं बदलता, है ना? हाँ, वो तो नहीं बदलता। जबकि मोलरता आयतन पर आधारित है, प्रति लीटर विलियन। और हम जानते हैं कि द्रवों का आयतन तापमान के साथ फैलता या सिकुड़ता है। ओह, अच्छा। तो अगर तापमान बदलेगा तो विलियन का आयतन बदल जाएगा और मोलरता भी थोड़ी बदल जाएगी। बिल्कुल। इसलिए अगर हमें ऐसे प्रयोग करने हैं जहां तापमान बदल रहा हो या बहुत सटीक माप चाहिए जो तापमान से प्रभावित ना हो, तो मोललता ज्यादा भरोसेमंद है। वैसे द्रव्यमान प्रतिशत, ppm और मोल अंश भी द्रव्यमान पर आधारित है, इसलिए वो भी तापमान पर निर्भर नहीं करते। ये वाकई एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो हमने सांद्रता मापना सीख लिया। अब बात करते हैं विलेयता की, सॉल्युबिलिटी की। मतलब कोई चीज कितनी घुल सकती है। भाषा है कि एक निश्चित तापमान और दाब पर विलायक की दी गई मात्रा में विलेय की ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा घुल सकती है। इससे ज्यादा घुलने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा या घुलेगा नहीं। और ये किस बात पर निर्भर करता है? कई बातों पर। सबसे पहले तो विलेय और विलायक की अपनी प्रकृति क्या है, उनका नेचर कैसा है। वो पुरानी कहावत है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बिल्कुल, समान समान को घोलता है। इसका मतलब है कि ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय मतलब जिनमें थोड़ा प्लस माइनस चार्ज जैसा होता है, पानी की तरह। हाँ, जिनमें चार्ज का थोड़ा असंतुलन होता है जैसे पानी, वो ध्रुवीय विलेयों को आसानी से घोल लेते हैं, जैसे नमक, NaCl या चीनी, क्योंकि उनके अणु एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। और अध्रुवीय जैसे तेल। हाँ, अध्रुवीय अणु जिनमें चार्ज समान रूप से बटा होता है, जैसे तेल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अध्रुवीय विलेयों को घोलते हैं, जैसे नाफ्थलीन की गोलियां या ग्रीस। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि एक अध्रुवीय है और दूसरा ध्रुवीय। अच्छा, तो ये तो हुई प्रकृति की बात। और तापमान और दाब का क्या असर होता है? पहले ठोसों की द्रवों में विलेयता देखते हैं। तापमान का असर इस बात पर निर्भर करता है कि घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा सोखती है, ऊष्माशोषी, या ऊष्मा छोड़ती है, ऊष्माक्षेपी। मतलब घुलते समय ठंडा हो रहा है या गर्म? हाँ, अगर घुलने पर विलयन ठंडा हो रहा है, मतलब प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, जैसे ज्यादातर नमक या चीनी पानी में घोलना, तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ज्यादा गर्मी देंगे तो ज्यादा घुलेगा। और अगर गर्म हो रहा है तो? ऊष्माक्षेपी। तो उल्टा होगा, तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। कुछ खास तरह के लवण ऐसा करते हैं। ये लेश शातिल्य के नियम से समझा जा सकता है। और दाब का? ठोसों पर? ठोसों और द्रवों की विलेयता पर दाब का असर लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि ठोस और द्रव ज्यादा दबते नहीं हैं, वो असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो दाब बढ़ाने या घटाने से उनकी घुलनशीलता पर खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गैसों के मामले में कहानी अलग है ना? यहाँ दाब बहुत मायने रखता है। हाँ, गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए दाब बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो सोडा वाटर है। बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को बहुत ज्यादा दाब पर पानी में घोला जाता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, फस, प्रेशर कम होता है और गैस बाहर निकलने लगती है। हाँ, क्योंकि कम दाब पर पानी में CO2 की विलेयता कम हो जाती है। और यहीं पर हेनरी का नियम आता है। सही पकड़ा। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, यही कहता है किसी गैस की द्रव में विलेयता आमतौर पर मोल अंश के रूप में उस गैस के विलयन के ऊपर मौजूद आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। बिल्कुल। गणित में कहें तो P = KHX। यहाँ P गैस का आंशिक दाब है, X विलयन में गैस का मोल अंश है और KH हेनरी स्थिरांक है। ये KH क्या चीज है? KH एक स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है।
हर गैस के लिए और हर तापमान पर इसका मान अलग-अलग होता है। इसका मतलब एक ही दाब पर अलग-अलग गैसें अलग-अलग मात्रा में घुलेंगी? हाँ, जिस गैस का KH मान ज्यादा होता है, उसकी विलेयता उतनी ही कम होती है, उसी दाब और तापमान पर। अच्छा, और तापमान का क्या असर होता है गैसों की विलेयता पर? तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता कम हो जाती है। अच्छा, ठोसों से उल्टा। हाँ, ज्यादातर गैसों का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मतलब जब गैस घुलती है तो गर्मी निकलती है। तो ले शातिलिये के नियम के अनुसार अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था उल्टी दिशा में जाएगी, यानी गैस बाहर निकलेगी, विलेयता कम होगी। इसीलिए शायद मछलियां ठंडे पानी में ज्यादा आराम से रहती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन घुली होती है, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों को दिक्कत होती है। हेनरी के नियम के कुछ और उदाहरण भी हैं, शायद वो स्कूबा डाइविंग वाला मामला। हाँ, वो बहुत क्लासिक उदाहरण है। जब गोताखोर गहरे पानी में जाते हैं तो पानी का दाब बढ़ जाता है। इससे उनके खून में हवा की गैसें, खासकर नाइट्रोजन, ज्यादा मात्रा में घुल जाती हैं। ठीक है। अब अगर वो तेजी से ऊपर सतह पर आते हैं तो बाहरी दाब अचानक कम हो जाता है। इससे खून में घुली हुई नाइट्रोजन तेजी से गैस के बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। बुलबुले खून में? हाँ, ये बुलबुले नसों में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे बहुत तेज दर्द होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसी स्थिति को बेंड्स कहते हैं। तो इसका हल क्या है? आजकल गोताखोरों के ऑक्सीजन टैंक में नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। हीलियम खून में नाइट्रोजन से बहुत कम घुलती है, इसलिए बेंड्स का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, और वो ऊंचाई वाला मामला? हाँ, एनॉक्सिया। जब लोग ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ हवा का दाब कम होता है। कम दाब मतलब फेफड़ों से खून में ऑक्सीजन कम घुल पाती है, जिससे कमजोरी? हाँ, कमजोरी महसूस होती है, सोचने समझने में दिक्कत होती है। इसी को एनॉक्सिया कहते हैं। इसीलिए पर्वतारोहियों को धीरे धीरे ऊपर जाना होता है ताकि शरीर कम ऑक्सीजन के लिए अभ्यस्त हो सके। ये तो वाकई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब की, खासकर जब हम दो ऐसे द्रवों को मिलाते हैं जो खुद वाष्प बन सकते हैं, मतलब वॉलेटाइल हों। हाँ, मान लीजिए हमारे पास दो वाष्पशील द्रव हैं, A और B, और हमने उन्हें मिलाकर एक विलयन बना लिया। अब इस विलयन के ऊपर जो वाष्प बनेगी उसमें A के अणु भी होंगे और B के अणु भी। तो कुल वाष्प दाब कैसे पता चलेगा? PA उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब PA0 और विलयन में उसके मोल अंश XA के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब PA = PA0 XA? बिल्कुल। और इसी तरह दूसरे घटक के लिए PB = PB0 XB। तो विलयन का कुल वाष्प दाब इन दोनों का जोड़ होगा, PA + PB? हाँ, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार कुल दाब P कुल = PA + PB। अगर हम PA और PB की जगह राउल्ट के नियम वाले मान रख दें तो हमें मिलेगा P कुल = PA0 XA + PB0 XB। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल वाष्प दाब किसी एक घटक, मान लीजिए B के मोल अंश के साथ सीधा बदलता है। और वाष्प में किसका हिस्सा ज्यादा होगा, A का या B का? एक और मजेदार बात यह है कि जो वाष्प बनती है उसमें हमेशा उस घटक का मोल अंश ज्यादा होता है जो ज्यादा वाष्पशील है। ज्यादा वाष्पशील मतलब? जिसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्यादा होता है, मतलब जो आसानी से वाष्प बनता है। तो वाष्प हमेशा ज्यादा वाष्पशील घटक से समृद्ध होती है। ठीक है, ये तो तब हुआ जब दोनों द्रव वाष्पशील हों। लेकिन अगर हम पानी जैसे विलायक में चीनी या नमक जैसा अवाष्पशील नॉन वॉलेटाइल विलय घोल दें जो खुद वाष्प नहीं बनता, तब वाष्प दाब का क्या होगा? तब विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? सोचिए, शुद्ध विलायक की सतह पर सिर्फ विलायक के अणु हैं जो वाष्पित हो सकते हैं। जब आप उसमें अवाष्पशील विलय घोल देते हैं तो अब सतह पर विलायक के अणुओं के साथ साथ विलय के अणु भी आ जाते हैं। तो विलायक के अणुओं के निकलने की जगह कम मिलती है। सही बात है। सतह का कुछ हिस्सा विलय के अणु घेर लेते हैं, जिससे विलायक के कम अणु वाष्पित हो पाते हैं। नतीजा, वाष्प दाब घट जाता है। और इस स्थिति के लिए राउल्ट का नियम कैसे लगेगा? इस स्थिति में विलयन का कुल वाष्प दाब सिर्फ विलायक के वाष्प दाब के कारण ही होता है, क्योंकि विलय तो अवाष्पशील है। तो राउल्ट का नियम कहता है विलयन का वाष्प दाब P1 =
शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P10 इंटू विलयन में विलायक का मोलंश X1, मतलब P1 = P10X1। अच्छा, और इसी वाष्पदाब के कम होने या राउल्ट के नियम के पालन के आधार पर ही विलयनों को आदर्श, आइडियल और अनादर्श, नॉन आइडियल में बांटा जाता है। हाँ बिल्कुल, आदर्श विलयन वो होते हैं जो किसी भी सांद्रता पर हर तापमान पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करते हैं। और उनकी क्या खासियत होती है? दो मुख्य बातें। पहली, जब आप आदर्श विलयन बनाते हैं तो ना तो कोई ऊष्मा निकलती है, न ही सूखी जाती है। मतलब मिश्रण की एंथैल्पी डेल्टा मिक्स H 0 होती है। दूसरी, आयतन में भी कोई बदलाव नहीं आता। मतलब अगर 50 ml A और 50 ml B मिलाएं तो ठीक 100 ml विलयन बनेगा। मिश्रण का आयतन डेल्टा मिक्स V भी 0 होता है। ऐसा कब होता है? और B भी होता है। मतलब अणुओं को कोई खास फर्क महसूस नहीं होता कि वो किसके साथ है, जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का मिश्रण या बेंजीन और टोलुएन। लेकिन लगता है ज्यादातर विलयन आदर्श नहीं होते होंगे। बिल्कुल सही। ज्यादातर असली विलयन अनादर्श होते हैं। वो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं। मतलब उनका वाष्पदाब राउल्ट के नियम से अनुमानित वाष्पदाब से या तो ज्यादा होता है या कम। तो दो तरह के विचलन हुए? हाँ, धनात्मक विचलन पॉजिटिव डिविएशन और ऋणात्मक विचलन नेगेटिव डिविएशन। धनात्मक विचलन मतलब? धनात्मक विचलन तब होता है जब विलयन का कुल वाष्पदाब राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किए गए दाब से ज्यादा होता है। P कुल PA0XA प्लस PB0XB। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब विलय और विलायक के अणु एक दूसरे को कम पसंद करते हैं। मतलब A-B के बीच का आकर्षण बल A-A या B-B के बीच के आकर्षण बल से कमजोर होता है। अणु एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, आसानी से विलयन छोड़कर वाष्प बन जाते हैं। कोई उदाहरण? जैसे इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। इथेनॉल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं। जब आप एसीटोन मिलाते हैं तो वो इन बंधों के बीच घुस जाता है, उन्हें तोड़ देता है। अणु ज्यादा आजाद महसूस करते हैं और आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जिससे वाष्पदाब बढ़ जाता है। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। और ऋणात्मक विचलन? इसका उल्टा होगा। हाँ। इसमें विलयन का वाष्पदाब अनुमानित दाब से कम होता है। P कुल P0AXA प्लस P0BXB। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब विलय और विलायक के अणु एक दूसरे को पहले से ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मतलब A-B के बीच का आकर्षण बल A-A या B-B से ज्यादा मजबूत होता है। अणु एक दूसरे के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, विलयन में ज्यादा बंधे रहते हैं और कम वाष्पित होते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। इनके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जो पहले उनके शुद्ध अवस्था में नहीं थे। ये नया आकर्षण उन्हें विलयन में रोके रखता है, जिससे वाष्पदाब घट जाता है। फिनॉल और एनिलीन भी ऐसा ही करते हैं। इसी से जुड़ा एक और शब्द था स्रोतों में, स्थिर क्वाथी, एज़ोट्रोप्स। ये क्या चीज है? स्थिर क्वाथी बड़े अजीब और दिलचस्प मिश्रण होते हैं। ये कुछ खास तरल मिश्रण होते हैं जिनका एक निश्चित संगठन कॉम्पोजिशन होता है और इस संगठन पर वो एक स्थिर तापमान पर उबलते हैं बिना अपना संगठन बदले। मतलब जब वो उबलते हैं तो जो वाष्प बनती है उसका संगठन भी ठीक वैसा ही होता है जैसा तरल का है। इसका नतीजा ये होता है कि आप इन्हें प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। तो ये कब बनते हैं? ये अनादर्श विलयनों में बनते हैं। जो विलयन राउल्ट के नियम से बहुत ज्यादा धनात्मक विचलन दिखाते हैं, वो एक खास संगठन पर न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। मतलब उनका क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से भी कम होता है, जैसे लगभग 95% इथेनॉल और 5% पानी का मिश्रण। और ऋणात्मक विचलन वाले? वो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। उनका क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों से ज्यादा होता है, जैसे लगभग 68% नाइट्रिक एसिड और 32% पानी का मिश्रण। अच्छा, ये तो बड़ी खास बात है। चलिए अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण समूह पर, अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाम थोड़ा भारी भरकम है। हाँ, पर कॉन्सेप्ट सीधा है। अणुसंख्य गुणधर्म विलयनों के वो गुण होते हैं जो सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय के कितने कण, अणु या आयन मौजूद हैं। सिर्फ कणों की संख्या पर, उनकी पहचान या प्रकृति पर नहीं? बिल्कुल नहीं। आप 1 किलो पानी में 1 मोल चीनी घोलें या 1 मोल यूरिया घोलें, अगर कणों की संख्या मोल बराबर है
तो इन खास गुणों पर असर भी लगभग एक जैसा होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक चीनी का अणु है और दूसरा यूरिया का। ये कौन कौन से गुण हैं? 4 मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्म है और ये सब उसी बात से जुड़े हैं जो हमने अभी सीखी कि अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अच्छा, वाष्प दाब में कमी ही इन सब का आधार है। हाँ, उसी से ये सब पैदा होते हैं। ये 4 गुण हैं। 1 वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, 2 क्वथनांक का उन्नयन, 3 हिमांक का अवनमन और 4 परासरण दाब। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने राउल्ट के नियम से देखा था कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब P1 = P10 x1 होता है। थोड़ी सी गणित करने पर यह पता चलता है कि वाष्प दाब में जो कमी आई है P10 उसका शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P10 से अनुपात, इसी को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ये सीधे विलेय के मोल अंश x2 के बराबर होता है। P10 P10 = x2। ये खुद ही एक अणुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि ये विलेय के मोल अंश पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। विलेय मिलाने से क्वथनांक बढ़ क्यों जाता है? बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? सोचिए, क्वथनांक क्या होता है? वो तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। हाँ, अब हमने विलयन बनाया तो उसका वाष्प दाब तो शुद्ध विलायक से कम हो गया है, तो अब उस कम वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें उसे और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए ज्यादा तापमान पर उबलेगा। बिल्कुल। क्वथनांक में ये जो बढ़ोतरी होती है जिसे डेल्टा टीबी कहते हैं, ये विलयन की मोललता m के समानुपाती होती है। डेल्टा टीबी = kbm। यहाँ kb एक स्थिरांक है जिसे मोलाल उन्नयन स्थिरांक या एब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ये सिर्फ विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और तीसरा, हिमांक का अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? इसका कारण भी वाष्प दाब में कमी ही है। हिमांक वो तापमान होता है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है और वो साम्यावस्था में होते हैं। ठीक है। अब विलयन का वाष्प दाब तो शुद्ध विलायक से कम है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर अब और कम तापमान पर होगा, इसलिए हिमांक घट जाता है। वैसे पानी 0 डिग्री पर जमता है, पर नमक मिला दें तो शायद -5 डिग्री पे जमेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। हिमांक में ये कमी डेल्टा टीएफ भी विलयन की मोललता m के समानुपाती होती है। डेल्टा टीएफ = kfm। यहाँ kf मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक है जो सिर्फ विलायक पर निर्भर करता है। इसी का इस्तेमाल सर्दियों में सड़कों पर नमक छिड़कने में होता है। बिल्कुल, ताकि बर्फ 0 डिग्री के बजाय और कम तापमान पर जमे, यानी जमी हुई बर्फ पिघल जाए। समझ गया। और चौथा गुण, परासरण दाब। ये थोड़ा अलग लग रहा है। पहले तो परासरण क्या है? परासरण ऑस्मोसिस एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। मान लीजिए आपके पास एक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ये क्या होती है? ये एक खास तरह की झिल्ली होती है जो अपने में से सिर्फ छोटे विलायक के अणुओं जैसे पानी को तो गुजरने देती है, लेकिन बड़े विलय के अणुओं जैसे चीनी या प्रोटीन को रोक लेती है। हमारी कोशिका झिल्लियां भी काफी हद तक ऐसी होती हैं। अच्छा, तो इस झिल्ली से क्या होता है? अगर आप इस झिल्ली से 2 अलग-अलग सांद्रता वाले विलयनों को अलग करें या एक तरफ शुद्ध विलायक और दूसरी तरफ विलयन रखें, तो विलायक के अणु अपने आप कम सांद्रता वाले हिस्से से ज्यादा सांद्रता वाले हिस्से की तरफ जाने लगते हैं। पानी अपने आप बहने लगता है गाढ़े घोल की तरफ। हाँ, बिल्कुल। इसी स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। ये तब तक होता है जब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर ना हो जाए या कोई और दाब इसे रोक ना दे। तो परासरण दाब क्या है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से दिखाते हैं, वो अतिरिक्त दाब है जो हमें ज्यादा सांद्रता वाले विलयन पर लगाना पड़ता है ताकि विलायक का ये प्रवाह रुक जाए। मतलब परासरण को रोकने के लिए जरूरी दाब। और ये किस पर निर्भर करता है? ये भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तनु विलयनों के लिए ये पाया गया है कि परासरण दाब पाई विलयन की मोलरता m और परम तापमान T के समानुपाती होता है। पाई = mRT। यहाँ R गैस स्थिरांक है। इन चारों अणुसंख्य गुणधर्मों का आखिर फायदा क्या है? हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? इनका सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल फायदा ये है कि इनसे हम विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास पता लगा सकते हैं।
मोलर द्रव्यमान कैसे? देखिए, हमने देखा कि डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई ये सब विलय की सांद्रता, मोललता या मोलरता पर निर्भर करते हैं। सांद्रता में विलय के मोल आते हैं और मोल का मतलब होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम प्रयोग करके डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ या पाई नाप लें और हमें पता हो कि हमने कितना विलय कितने विलायक में घोला है, तो हम इन समीकरणों का इस्तेमाल करके विलय का मोलर द्रव्यमान M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। वाह, मतलब क्वथनांक में बढ़ोतरी या हेमांक में कमी नापकर हम बता सकते हैं कि घुली हुई चीज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। बिल्कुल। और परासरण दाब वाला तरीका तो खास तौर पर प्रोटीन, पॉलीमर जैसे बड़े और जटिल अणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों, उसमें क्या खास बात है? पहली बात, ये कमरे के तापमान पर किया जा सकता है, तो उन पदार्थों के लिए अच्छा है जो गर्म करने पे खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, मोलरता इस्तेमाल होती है जो बनाना आसान है। तीसरी, बहुत कम सांद्रता पर भी परासरण दाब का मान इतना होता है कि उसे आसानी से नापा जा सकता है, जबकि क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन शायद बहुत कम आए। अच्छा, परासरण के रोजमर्रा की जिंदगी में भी उदाहरण दिखते हैं, वो किशमिश वाला? हाँ, बहुत सारे। सूखे किशमिश को पानी में डालें तो वो पानी सोखकर फूल जाती है, ये परासरण है। या नमक के गाढ़े घोल में अंगूर रखें तो वो सिकुड़ जाता है। अचार में नमक डालते हैं, शायद इसीलिए आम सिकुड़ जाता है। हाँ, नमक पानी को बाहर खींच लेता है। मुरझाए फूल पानी में रखने पर ताजे हो जाते हैं। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी जमा हो जाता है, सूजन, इडिमा आ जाती है। पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में से पानी खींचते हैं, वो भी परासरण से। खाद्य पदार्थों को नमक या चीनी के गाढ़े घोल में संरक्षित रखना भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह पनप न सकें। और एक और जरूरी तकनीक है प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। हाँ, आरओ वाटर प्यूरिफायर तो आजकल हर घर में आम है। ये कैसे काम करता है? ये परासरण का उल्टा है। बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं कि जो विलयन है, जैसे खारा पानी, उस पर हम उसके परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाते हैं। ज्यादा दाब तो क्या होता है? तो परासरण की प्रक्रिया उलट जाती है। अब विलायक यानी साफ पानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उल्टी दिशा में बहने लगता है, विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ, और विलेय, नमक, गंदगी वगैरह झिल्ली के दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। मतलब गंदे पानी पर प्रेशर डालकर उसमें से साफ पानी निकाल लिया। सही समझे। इसी तकनीक से समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जाता है, विलवणीकरण, डिसैलिनेशन। कमाल है। अच्छा, अब हम अपनी चर्चा के लगभग अंत में आ गए हैं, लेकिन एक आखिरी पेज बाकी है, असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मासेस। इसका क्या मतलब है कि मोलर द्रव्यमान असामान्य हो गया? इसका मतलब है कि जब हम किसी विलय का मोलर द्रव्यमान अणु संख्या गुणधर्मों जैसे डेल्टा टीएफ या पाई का प्रयोग करके निकालते हैं, तो वो मान कभी-कभी उस विलय के फॉर्मूले से कैलकुलेट किए गए सामान्य मोलर द्रव्यमान से अलग आता है, या तो कम आता है या ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? हमारी गणना में गलती है? नहीं, गणना में गलती नहीं। ऐसा तब होता है जब विलय विलयन में जाने के बाद अपनी पहचान बदल लेता है। दो मुख्य कारण हैं, वियोजन डिसोसिएशन या संगणन एसोसिएशन। वियोजन मतलब टूटना? हाँ, जैसे आयनिक यौगिक होते हैं, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड KCl, उसका सामान्य मोलर द्रव्यमान लगभग 74.5 ग्राम मोल है, लेकिन जब आप उसे पानी में घोलते हैं तो उसका एक कण KCl टूटकर दो आयन बनाता है, एक K+ और एक Cl-। तो हमने डाला एक कण पर विलयन में बन गए दो कण। बिल्कुल। अब अणु संख्या गुणधर्म तो कणों की संख्या गिनते हैं, तो वो दोगुनी संख्या गिनेंगे। नतीजा ये होगा कि जब आप गणना करेंगे तो मोलर द्रव्यमान सामान्य मान का लगभग आधा 37.25 आएगा। ये असामान्य है, पर क्यों है ये हमें पता है। और संगुणन इसका उल्टा होगा, जुड़ना? हाँ, कुछ विलय ऐसे होते हैं जो कुछ खास विलायकों में घुलने पर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, सिरका वाला एसिड को अगर बेंजीन में घोला जाए तो उसके दो अणु हाइड्रोजन बंध के जरिए जुड़कर एक बड़ा कण, एक डाइमर बना लेते हैं। तो यहाँ में डाले दो कण पर विलयन में वो एक कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सही। तो अणु संख्या गुणधर्म कम कण गिनेंगे, और जब आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो सामान्य मान या एसिटिक एसिड के लिए लगभग 60 का लगभग 2 गुना
लगभग 120 आएगा। ये भी असामान्य है। तो फिर इस गड़बड़ी का क्या करें? हमारे अणुसंख्य गुणधर्म वाले सूत्र तो गलत मोलर द्रव्यमान देंगे। हाँ, अगर हम सीधे लगा दें तो। इसीलिए इस प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए वॉन्ट हॉफ नाम के वैज्ञानिक ने एक गुणक सुझाया जिसे आई से दिखाते हैं। इसे वॉन्ट हॉफ गुणक कहते हैं। ये आई क्या बताता है? आई असल में ये बताता है कि विलयन में कणों की प्रेक्षित संख्या डाले गए कणों की सैद्धांतिक संख्या की तुलना में कितनी गुना है, या कह सकते हैं यह है सामान्य मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान का अनुपात है। तो अगर वियोजन हो रहा है जैसे KCl के लिए, तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा। KCl के लिए ये लगभग 2 के करीब होगा, क्योंकि एक कण से 2 आयन बने। अगर पूरी तरह वियोजन ना हो तो मान थोड़ा कम होगा। और अगर संगुणन हो रहा है जैसे एसिटिक एसिड का डाइमर, तो आई का मान 1 से कम होगा। एसिटिक एसिड के लिए बेंजीन में ये लगभग 0.5 के करीब होगा, क्योंकि 2 कण मिलकर एक कण बना रहे हैं। और अगर न वियोजन हो न संगुणन जैसे चीनी पानी में, तो आई का मान ठीक 1 होगा, सामान्य मोलर द्रव्यमान ही मिलेगा। तो अब हम अणुसंख्य गुणधर्मों के सूत्रों को कैसे सुधारें? बहुत आसान है। हम बस हर अणुसंख्य गुणधर्म के सूत्र में आई से गुणा कर देते हैं। जैसे डेल्टा TB इज इक्वल टू आई KBM, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM, पाई इज इक्वल टू आई MRT, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इज इक्वल टू आई X2। हालांकि इसे मोलर द्रव्यमान से जोड़ना थोड़ा अलग है। अब इन संशोधित सूत्रों का उपयोग करके हमें सही मोलर द्रव्यमान मिलेगा, भले ही वियोजन या संगुणन हो रहा हो। बहुत खूब। तो हमने आज विलयनों की दुनिया में वाकई एक गहरी डुबकी लगाई। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने समझा कि ये विलयन क्या हैं, उनकी सांद्रता कैसे कैसे नापते हैं, मोलरता, मोलालता, मोल अंश वगैरह। फिर विलयता की बात की, उस पर तापमान और दाब का असर देखा, और हेनरी और राउल जैसे महत्वपूर्ण नियम समझे। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे विलयन आदर्श व्यवहार से भटक सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन और वो स्थिर क्वाथी मिश्रण। और फिर आए अणुसंख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और आखिर में हमने देखा कि कैसे वियोजन या संगुणन मोलर द्रव्यमान को असामान्य बना सकते हैं और कैसे वॉन्ट हॉफ गुणक आई उसे ठीक करता है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सब जानने का क्या मतलब है? देखिए, निचोड़ ये है कि विलयन हमारे चारों तरफ हैं और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उद्योग, हर जगह इनकी समझ बहुत जरूरी है। 2 बातें मुझे लगता है खास तौर पर उभर कर आती हैं। क्या है वो? पहली कि विलयनों का व्यवहार, कौन किसमें घुलेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राउल्ट के नियम से कितना हटेंगे, ये सब आखिरकार अणुओं के बीच लगने वाले बलों यानी अंतराण्विक बलों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर निर्भर करता है। अणु एक दूसरे को कितना खींचते हैं या धकेलते हैं, यही पूरी कहानी तय करता है। सही है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि अणुसंख्यक गुणधर्म कितने कमाल के हैं। ये हमें एक तरीका देते हैं उन कणों को अप्रत्यक्ष रूप से गिनने का, जिन्हें हम देख नहीं सकते, और उनका वजन या मोलर द्रव्यमान पता लगाने का। सोचिए, पानी के जमने या उबलने के तापमान में आए छोटे से बदलाव को नापकर हम अदृश्य अणुओं के बारे में इतनी बड़ी जानकारी, उनका मोलर द्रव्यमान हासिल कर सकते हैं। ये वाकई अद्भुत है। वाकई अद्भुत। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने देखा कि अणु विलयन में टूट सकते हैं, वियोजन या जुड़ सकते हैं, संगुणन, जिससे उनका मूल द्रव्यमान असामान्य लगता है। क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि विलयन में और भी सूक्ष्म प्रभाव हो सकते हैं, अणुओं के बीच की और भी जटिल अंतःक्रियाएं, जो शायद इन गुणों को ऐसे तरीकों से थोड़ा और बदल देती हो जिन्हें हम आज पूरी तरह समझते भी नहीं हैं। क्या पता भविष्य में हमें और भी कुछ पता चले। ये निश्चित रूप से आगे की खोज और सोच विचार के लिए खुला मैदान है। विज्ञान में हमेशा कुछ नया जानने की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।